तो बच्चे हम डिस्कस कर रहे थे न्यूटन्स थर्ड लॉ। थोड़ा इसको आज के अच्छी तरह डिस्क्राइब कराएंगे बेटे। न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो हम इसमें मैंने बताया था आपको बेटे, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल but opposite in direction, but opposite in direction. Okay, or you can say for every action, for every action there is reaction in equal, there is reaction in equal magnitude but opposite in direction, but opposite in direction. तो हम डिस्कस कर रहे थे कि न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज रिएक्शन इन इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, यानी कि एक्शन के साथ में रिएक्शन भी है और वो इक्वल है, जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन होगा, परंतु कहाँ होगा, कैसे होगा, दैट वुड बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इसके अंदर एक पॉइंट है बेटे, पॉइंट ये है, हियर टू फोर्स एक्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। यहां पर क्या होता है बेटे, दो फोर्स जो है अलग अलग वस्तु पर जो है अटैक वो रिएक्ट करती है या एक्ट करती है, ठीक है। तो एग्जांपल लेता हूं बेटे, यहां पर मैं एप्लीकेशन है इसकी, एग्जांपल कहो या एप्लीकेशन कहो, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। नंबर 1, when a gun is fired, when a gun is fired, the bullet move in forward direction, जो बुलेट मूव करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज एक्शन। वो क्या है, एक्शन। एंड द गन recoil backward, ये क्या हुआ, रिएक्शन हुआ। दूसरा एप्लीकेशन आई एम गोइंग टू डिस्कस, सेकंड एप्लीकेशन। दूसरा एग्जांपल भी कह सकते हैं एक्शन उसका न्यूटन थर्ड लॉ का बेटे। व्हेन ए हैवी बॉल is thrown जब एक हैवी बॉल को, बहुत बड़ी मतलब हैवी बॉल को हम क्या करते हैं, फेंकते हैं, द बॉल मूव फॉरवर्ड, ये क्या हुआ, एक्शन। And the body move backward onto the ground,
that is reaction. That is reaction. When a heavy ball is thrown, ball move forward. ठीक है ना? तो न्यूटन थर्ड लॉ के मैं दो एप्लीकेशन यहाँ पर दिए बेटे। जब हम बंदूक को हम चलाते हैं तो बॉल कहाँ जाती है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज एक्शन। उसी दौरान जो बंदूक की गोली छोड़ रहा है, जो बंदूक चला रहा है, जो गन चला रहा है, वो आदमी जो है कंधे पर उसने जो बंदूक रखी हुई है, तो आदमी जो पीछे की ओर क्या करता है, क्या लगता है उसको? झटका लगता है, उसको कहते हैं एंड द गन रिकॉइल बैकवर्ड, उसको क्या कहते हैं? रिएक्शन। तो एक्शन के साथ रिएक्शन है, परंतु ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। उसी तरह से देखो, जब हम जो है बहुत हैवी बॉल को जो है ऐसे करके जो है फेंक दे बाहर, तो बॉल तो आगे चली जाएगी, परंतु हम क्या होते हैं? घूम के लिए पीछे गिर जाते हैं, ठीक है ना? ग्राउंड पर भी गिर जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? वो जो बॉल जो हमने फेंकी, तो बॉल तो कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज एक्शन, एंड द बॉडी मूव बैकवर्ड ऑनटू द ग्राउंड, दैट इज रिएक्शन। तो these are the application of Newton's third law. समझ में आया बेटे? नाउ अब आगे बढ़ेंगे इससे बेटे। आगे है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। देखिए बेटे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when two or more bodies act each other, their momentum remain constant, provided that unbalanced force acting upon इसको दोबारा समझ बेटे। क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन टू, यानी कि बॉडी कितनी होनी चाहिए? 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए, वे आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर रही है? एक्ट कर रही है, तो उस समय उनका मोमेंटम जो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। हाँ, कंडीशन क्या है? प्रोवाइड दैट अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट अपॉन, प्रोवाइडेड दैट नो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट अपॉन, कि कोई उस समय कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगना चाहिए। कंडीशन ये है, उस समय कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगना चाहिए। और इसको दूसरे वर्ड में क्या कहेंगे बेटे? और momentum can neither be created nor destroyed. Momentum can neither be destroyed nor can neither be created nor destroyed. Can neither be created nor destroyed. ये क्या कह रहा है बेटे? कि जो मोमेंटम है, किसी भी सिस्टम का जो मोमेंटम होता है, उसको न तो हम क्रिएट कर सकते हैं और न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
तो मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड। तो इसके लिए मैं आपको समझाऊंगा बेटे। अब मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को अब मैं समझाऊंगा और उम्मीद करता हूं बेटे, होप करता हूं कि आपको समझ में आएगा। ये पॉइंट जरूर याद रखना कि मोमेंट, जब कोई दो वस्तु आपस में, व्हेन टू बॉडी एक्ट अपॉन ईच अदर, their constant, their momentum remain constant, या momentum can neither be created nor be destroyed, ये हमको ध्यान में रखना है। देखिए बेटे, ये दो बॉडी है बेटे हमारे पास। एक बॉडी हमारे पास A है और एक बॉडी जो है हमारी, एक बॉडी जो हमारी जो है क्या है, B है। ठीक है जी। दोनों बॉडी बिफोर कॉलिजन, बिफोर कॉलिजन बिफोर कॉलिजन, कॉलिजन से पहले मास, इसका जो है मास ऑफ ए कितना बेटे, m1, इनिशियल वेलोसिटी वो कितना बेटे, u1। तो यहां मोमेंटम कितना हुआ बेटे उस समय जो मोमेंटम हुआ, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए क्या हो बेटे, m1 एंड u1। क्योंकि आपको पता होना चाहिए मोमेंटम क्या है। मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी। कोई भी बॉडी मूव कर रही है, उसका मास कितना है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, उनको आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपका जो है यहाँ पर मोमेंटम है। तो बॉडी कौन सी हमारी ए, उसका मास कितना है m1, उसकी वेलोसिटी कितनी है u1, तो मोमेंटम कितना हुआ m1 u1। क्लियर। अब यहाँ पे बैठे, मास ऑफ बी, बॉडी बी यानी इस बॉडी का मास वो है कितना, m2, इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी बटे, इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी बटे, u2, और मोमेंटम क्या हुआ यहाँ पर, मोमेंटम दैट इज m2 u। समझो बेटे, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटे, ध्यान रखना। तो मास ऑफ बी जो है m2 है, इनिशियल वेलोसिटी u2 है, मोमेंटम क्या है इसका, मोमेंटम ऑफ बी, मोमेंटम ऑफ बी, मोमेंटम ऑफ बी, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन कितना होगा बेटे, इन दोनों को ऐड करते हैं बेटे, दोनों वस्तुओं का बिफोर कॉलिजन, यानी कि इन दोनों वस्तुओं का कॉलिजन से पहले जो टोटल मोमेंटम है वो ये हुआ m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है जी। अब आफ्टर कॉलिजन देखो बेटे, अब आफ्टर कॉलिजन मास तो वही है सेम, मास तो m1 है, इसका मास तो m1 है, इसका मास m2 है b का। तो जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए वो है v1। तो मोमेंटम क्या होगा भैया, मोमेंटम ऑफ ए that would be equal to m1 and v1। ठीक है जी। अब इसका लोग बेटे जी आफ्टर कॉलिजन इस बी बॉडी का बेटे,
इस बी बॉडी का जो है अब ये पहले बिफोर कोलिजन, अब जो है कोलिजन के बाद में जो है ये कंडीशन हो जाएगी आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन जो है जो कंडीशन होगी ये बिफोर कोलिजन है, अब आफ्टर कोलिजन में क्या कंडीशन होगी बेटे? मान लीजिए कोलिजन ए और बी आपस में टकरा रहे हैं, तो ये इधर जो है ए चला गया, ठीक है, इधर बी चला गया, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। उस समय वेलोसिटी जो क्या हो इसकी v1, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी v2, ठीक है जी। तो यहां पर जो है आफ्टर कोलिजन फाइनल वेलोसिटी ऑफ B बराबर v2 और मोमेंटम और B बराबर क्या हुआ m2v2। टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या हो बेटे? इसको ऐड कर देंगे बेटे, m1 v1 प्लस m2 v। समझ में आ रहा है ना बेटे? अब ये हमें वो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कह रहा है कि बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम है दिस वन, और आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम है ये दोनों इक्वल आने चाहिए। ये हमें जो है प्रूव करना है। क्या करना है? ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए लेट body A exert average force FBA. Let body A exert average force FBA on body B and body B exerts average force FAB on body A। ठीक है भाई, बॉडी ए जो है बी पर इतना फोर्स लगा रही है और बॉडी बी जो है ए पर इतना फोर्स लगा रही है। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ वो क्या होगा बेटे? According to Newton third law, FBA equal to FAB माइनस, क्योंकि डायरेक्शन। अब यहां पर जो है FBA बराबर क्या होगा? FBA बराबर B का मतलब बॉडी B है बेटे यहाँ पर, तो बॉडी B का मतलब है यहाँ पर M2 सॉरी F बराबर ma होता है ना बेटे, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर ma, ठीक है ना, हमने कल अप्लाई बताया था आपको बेटे। तो यहाँ पर जो है m जो है यहाँ पर कौन सा है 2 और a2, और यहाँ पर जो a2 है, यहाँ पर जो a2 है वो किसके बराबर है बेटे? a2 बराबर v2 माइनस u2 अपॉन t। तो इसको हम क्या लिखेंगे बेटे? F BA बराबर M2
V2 माइनस U2 अपॉन T। ठीक है जी। अब दूसरा क्या है बेटे, एफ ए बी बराबर यहाँ पर M1 आ जाएगा बेटे इंटू A1। अब A1 क्या है, A1 आएगा बेटे पहली वस्तु को जो एक्सीलरेशन है, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटे V1 माइनस U1 अपॉन T। तो इसके इक्विवेलेंट ये आ गया, यहाँ पर A1 हो गया जी। तो हम क्या लिखेंगे बेटे फिर एफ ए बी बराबर M1 ब्रैकेट में हो गया V1 माइनस U1 अपॉन T। ये चेक करो बेटे, F का फॉर्मूला आपको पता है MA, क्या होता है बेटे MA। तो यहाँ पर जो है BA का यानी कि बॉडी B का, तो बॉडी B कौन सी है बेटे, ये इसका मास क्या है M2, और इसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होगा A2, और वो एक्सेलरेशन किसके बराबर है बेटे, A2 बराबर होगा V2 माइनस U2 अपॉन T। कल ही हमने बताया बेटे एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है जी। अब ये यहाँ पर जो है FAB यानी कि बॉडी A पर जो है जो लग रहा है, ठीक है जी, बॉडी A का। तो यहाँ पर जो है बॉडी A का मास जो है M1 है और ये एक्सेलरेशन जो है A1 है। A1 किसके इक्विवेलेंट है, V1 माइनस U1 अपॉन T। अब ये जो आपकी इक्वेशन है, ठीक है, इस इक्वेशन में पुट द वैल्यू put the value of FBA and FAB in equation 1। अब उठा के यहां पर ले आएंगे बेटे इसको, ठीक है जी। तो ये इक्विवेलेंट इसके बराबर हो जाएगा बेटे। तो क्या लिखेंगे बेटे यहां पर, यहां जाते इसको, ठीक है जी, समझो बेटे इसको इस तरह से। तो हम क्या लिखेंगे बेटे यहां पर M2 यानी कि ये है ना सर, ये बेटे ये एफ बी ए इक्वल टू माइनस एफ ए बी। तो ये M2 A2 V2 माइनस U2 अपॉन बराबर माइनस M1 V1 माइनस U1। सॉरी बेटे थोड़ा सा क्लियर इसको ध्यान, थोड़ा सा समझ जगह कम है बेटे थोड़ा सा, ठीक है ना बेटे। यहाँ देखो M1 यहाँ पर V1 माइनस U1 अपॉन T, ठीक है जी, ये आ गया बेटे। अब क्या होगा बेटे, दोनों का कैंसिल T of both side and rearrange अदर, और इन सबको जो है रीअरेंज कर देते हैं। तो रीअरेंज के बाद में क्या आता है बेटे, M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1
v1 प्लस m2 v2। देखो तो बिफोर कोलिजन हमारा क्या था, हाँ बिफोर कोलिजन था m1 u1 प्लस m2 u2 और आफ्टर कोलिजन m1 v1 प्लस m2 v2। ये हमारा देखो बेटा ये आ गया है। तो इससे ये क्लियर हो गया है, इससे ये क्लियर हो गया है कि बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। दोबारा सुनो बेटे, दो बॉडी है बेटे ए और बी बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन इसका जो मास है वो ए है, सॉरी इस ए का जो मास है m1 है, इनिशियल वेलोसिटी है u1 है। तो मोमेंटम मतलब होता है मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो, m1 u1 टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या हुआ बेटे, ठीक है जी। बिफोर कोलिजन, अच्छा यहाँ पर आ रहे बेटे मास ऑफ बी m2 है, इनिशियल वेलोसिटी u2 है, तो मोमेंटम क्या होगा इसका ये। अब दोनों के मोमेंटम को ऐड कर देंगे, इस मोमेंटम को और इस मोमेंटम को ऐड कर देंगे। जो मोमेंटम होगा ये बिफोर कोलिजन होगा। आफ्टर कोलिजन मास तो सेम है दोनों का, इसका मास दोनों सेम है। वेलोसिटी जो है ए की वेलोसिटी v1 हो जाती है और बी की वेलोसिटी v2 हो जाती है। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए v1 और मोमेंटम क्या होगा m1 v1। फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी का क्या हो जाएगा v2, मोमेंटम क्या होगा m2 v2। तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या होगा m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, अगर ए जो है बी पर जो है फोर्स लगाती है इतना और बी जो है ए पर फोर्स लगाती है इतना, तो हमने न्यूटन थर्ड मिला है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन अभी हमने पढ़ा था बेटे, न्यूटन थर्ड लॉ में भी पढ़ा हमने कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये फोर्स इस फोर्स के बिल्कुल इक्विवेलेंट है, परंतु डायरेक्शन अलग है तो इसलिए माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब हमने लिखा एफ डी ए, बी का मतलब है बॉडी बी, बॉडी बी का मास कितना है m2, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा a2। तो m2 a2 बराबर क्या है, a2 बराबर है v2 माइनस u2 अपॉन, क्योंकि v2 है फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी और u2 है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी। ठीक है जी, इसके यहाँ रख दिया हमने जी। अब ab का ab का मतलब है बॉडी ए का मास है m1, एक्सेलरेशन कितना है a1। a1 किसके बराबर है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ए एंड इनिशियल माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए कितनी v1 और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u1 अपॉन t रख दिया। अब इस इक्वेशन में रख दिया हमने वैल्यू, ये रख दी थी हम पर। तो इसको और इसको जो है कैंसिल कर देते हैं बेटे, इस t को और इस t को कैंसिल कर देते हैं और बाकी को रीअरेंज कर देते हैं। तो रीअरेंज करने के बाद में हमारे पास ये आ जाता है। ये मोमेंटम कितना है, ये मोमेंटम है बिफोर दिस वन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, और ये मोमेंटम क्या है, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इट मींस मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, मोमेंटम neither can be created nor be destroyed। तो होप बेटे आपने समझा होगा अच्छी तरह इसको, इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बेटे। ओके।